दाम दाम तेरे कैसा आप देख रहे हैं ऑनलाइन दाम चर्चा। तो आप जुड़े रहें, कैमरा सेट कर लें। जी दाम दाम से तो तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, इतना सुंदर भजन सुनने के बाद मेरे जैसे को सुनना। समय की सीमा है और जो हमारा नियम है नाम चर्चा का, तो करीब 40 मिनट हो गए हैं। तो कुछ बातचीत कर ले, जो जानकारियाँ हैं भी वो साझी कर ले थोड़ी बहुत। आपको कुछ बताएं कि 2017-25 अगस्त में दंगा हुआ था, पंचकुला हिंसा हुई और उसमें 42 लोग मारे गए थे। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, एक्चुअल गिनती कितनी है मालूम नहीं ना। तो वही एडम ब्लॉक ने कभी वो गिनती की, ना ही उन लोगों के नाम जारी किए कि वो लोग कौन थे जो मारे गए थे। कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड डेरे ने नहीं बनाया और ना ही रिकॉर्ड पे रखा, ना ही दिखाया भी आखिर इतना बड़ा हादसा जो सब कुछ हुआ भी इसके पीछे वो क्या जवाब देंगे। तो मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। जी, तो ये सब इस चीज़ के पीछे कोई जवाब नहीं मिला। तो उस सब के बाद ना ही हाई कोर्ट के अंदर कोई भी पिटीशन डेरा की तरफ से डाली गई भी इतने लोगों को मार दिया गया, अभी उनके पास कोई हथियार नहीं थे, पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, फोर्स को फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जो काम मतलब संस्था को करना चाहिए था वो नहीं किया। उसके बावजूद हाई कोर्ट में बिना मतलब का एक केस चल रहा है। और ये केस क्या है भी, दंगों के नुकसान की भरपाई कौन करे। और इस केस में भरपाई की कीमत करीब करीब 300 करोड़ है। लेकिन इस केस के नाम पे डरा डरा के 3000 करोड़ से ऊपर रुपया तो सात संगत से अब तक ऐंठा जा चुका है। और जबकि ये केस टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। का जो भारतीय कानून का तरीका है वो ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या चल रहा है वो लूटने का तरीका है। क्या हजूर पिताजी ने एक वचन किए थे भी, करने को तो हम एकदम से कर दे लेकिन लोगों के हजम नहीं होगा। तो शायद अब लोगों के हजम भी हो रहा है और पिताजी कर भी रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं जरा हम आपको बताते हैं। कहते हैं हजूर पिताजी ने वचन किए भी, जो सात संगत का मजाक बनाता है, संतों का मजाक बनाता है, उनका खुद का मजाक बन जाता है। लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। कुछ हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, हाई कोर्ट के जजों ने। आज अगर आप न्यूज़ देखते हैं पंजाब में ख़ास तौर पे, एक डीएसपी हैं बलविंदर सिंह सेखों, चलो वो छोड़िए, उसके अलावा हम आपको बताएं। एक मिनट, ये तंग करे जाएगा लैपटॉप, इसको हम थोड़ा कर दें। जी, तो एक केस चलता है हाई कोर्ट में कि पंजाब के अंदर नशा जो है बहुत बड़ी तेज़ी से सप्लाई हुआ, चिट्टे का या और केमिकल नशे बहुत तेज़ी से सप्लाई हुए। और इसके अंदर करीब करीब 2 लाख करोड़ का एक बिजनेस एक्सपेक्टेड माना जाता है। और इस बिजनेस को चलाया कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने, और इसमें जो शामिल रहे, और उसके अलावा हाई कोर्ट के जज तक इसमें इन्वॉल्व बताए जाते हैं, आरोप लगते रहते हैं। और इसको लेके एक रिपोर्ट तैयार हुई पुलिस की, पंजाब पुलिस की तरफ से। वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन उस रिपोर्ट को सील कर दिया गया। ये रिपोर्ट जिसका बेसिस था वो ये रिपोर्ट करीब करीब 30 लाख, आप गिनती सोचिए, 30 लैक्स, 30 लाख जो युवा थे, नौजवान बच्चे थे जिनकी इस नशे से मौत हुई, इस बिजनेस के वजह से सब कुछ है। और इसकी एक रिपोर्ट बना के एक कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने जांच करके हाई कोर्ट में पेश की। और उस रिपोर्ट को तरीके से कहते हैं ना बंद कर दिया गया, सीक्रेट रिपोर्ट कह के सील कर दिया गया। और पिछले दिनों ये मुद्दा उठा भी इस रिपोर्ट को खोल देना चाहिए। तो पंजाब सरकार, क्योंकि अब नई पार्टी है, तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में ये कह दिया भी इस रिपोर्ट को खोल दिया जाए, पंजाब सरकार को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जब ये रिपोर्ट खुलने को आई, इसके साथ साथ एक पंजाब के मतलब पूर्व डीएसपी हैं वही सर बलविंदर सेखों, उन्होंने केस लगाया साथ में कि सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने 2 लोगों पे और आरोप लगाया। वो थे एक सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता। ये दोनों पंजाब पुलिस के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, जिसमें से जो दिनकर गुप्ता हैं वो भी एनआईए के हेड चीफ हैं।
तो उनके ऊपर आरोप लगाते एक और पिटीशन लगी, और पिटीशन के बाद जो हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। इस चीज़ का हमारा डेरे से क्या कनेक्शन है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं, इसका कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है कि सच किसी न किसी रूप में सामने आता है। जरूरी नहीं है उस सच को कोई सामने जिसको लाना चाहिए वो ना लेकर आए तो सच सामने नहीं आएगा। सच सामने आने का कोई भी बहाना बने तो सच सामने आ ही जाता है। असल में जब पंचकुला में जो गोली चली, क्योंकि कानून के हिसाब से वहाँ गोली नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन जो वहाँ पे गोली चली, उस गोली चलने के पीछे एक आदमी का सबसे इम्पोर्टेंट हाथ है, हाई कोर्ट के एक जज का, और उस जज का नाम है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत के ऑर्डर पे ये गोली चलाई गई थी और 42 लोगों को मारा गया था। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत को अचानक से प्रमोट करके हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, और उसके बाद फिर आउट ऑफ ऑर्डर जाके प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। अब जो ये प्रोसेस हुआ, हमें लगता था कि ये 42 लोगों की मौत करवाने की जो है इनाम मिला है जस्टिस सूर्यकांत को। और ये हम आरोप ऐसा नहीं कि हम लगा रहे हैं, ये आरोप हमने बाकायदा कोर्ट के अंदर भी लगाया है। ये आरोप हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया भी आपका जो ये जज है जस्टिस सूर्यकांत भी ये विवादों के दायरे में है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए भी, ये जज सही नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक नहीं है। हमें सिर्फ तब तक यही लगता था भी शायद ये 42 लोगों की मौत करवानी थी, ये दंगा करवाना था, और उस दंगे में जस्टिस सूर्यकांत ने फायरिंग के ऑर्डर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए दिए, जबकि कानून उनको ये फायरिंग के ऑर्डर जारी करने का आदेश देने की अनुमति नहीं देता। बावजूद इसके ये किए। लेकिन इसके साथ जो ये नशे वाला मसला है, इस नशे वाले मसले में एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो उस रिपोर्ट को खोल के उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने के कानूनी तरीके से, कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस रिपोर्ट को सील करके जो 30 लाख बच्चों की मौत के ऊपर सियासत खेल के उन कारोबारियों को बचाने का काम भी जस्टिस सूर्यकांत ने किया। ये आरोप भी बलविंदर सिंह सेखों जो डीएसपी हैं, एक्स डीएसपी पंजाब पुलिस, जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर ये आरोप लगाया। और जब ये आरोप हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे तो हाई कोर्ट ने इसको टाल मटोल करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर हाई कोर्ट में बहस हो गई। उसके बाद ये मीडिया में बयानबाजी हुई जिससे डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद ये बात खुल के निकल के सामने आई कि बलविंदर सिंह सेखों ने ये स्टेटमेंट तक दे दिया भी अगर जेल में उन्हें कुछ हो गया तो इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत जिम्मेदार है। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा R&D किया है भी ये सब क्या है, तो इस सबसे निकल के आया कि वास्तव में 2017 में जो ये जो रिपोर्ट है नशे की, ये रिपोर्ट भी 2017 में ही दाखिल हुई थी। और उसके बाद इस रिपोर्ट को के बाद ही ये सब कुछ हुआ, पंचकुला हुआ। वास्तव में जो पंचकुला दंगा प्लान हुआ वो इस रिपोर्ट को दबाने के लिए हुआ, इस रिपोर्ट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हुआ, इसलिए पंचकुला की तरफ सारा कुछ हुआ। ये भी एक बड़ा पहलू है क्योंकि जो इस रिपोर्ट के अंदर जो आरोपी हैं वो भी अकाली दल की पार्टी से जुड़े हुए हैं, बादल वाली पार्टी जो है उससे जुड़े हुए लोग इसमें आरोपी बताए जाते हैं। अब क्या विडंबना ये है कि जिन लोगों ने नशा बेच के, जिनके ऊपर आरोप है, जिन्होंने नशा बेच के 30 लाख लोगों की मौत का जो कारण बने, उनको तो क्या है वो खुले आज़ाद घूम रहे हैं, और जो लोग इस चीज़ को सामने ला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो जेल में हैं। तो हालत ये है। अब ये चीज़ क्योंकि खुल के सामने आ गई है तो अब हाई कोर्ट के जजों का खुल के मजाक बनने लगा है। ओवरऑल हर एक आदमी धीरे धीरे ये दबी आवाज़ में बोलने लगा है भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ के जज जो हैं वो भ्रष्ट हैं, और जो ये 2 लाख करोड़ का घोटाला है, घोटाला नहीं कहो, ये 30 लाख लोगों की मौत का जो सौदा है, इस सौदेबाजी में हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। ये चीज़ अब निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी इसको पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट का व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत का नाम उछल रहा है, वो चीज़ अब निकल के खुल के सामने आ रही है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे ये बात हमने तो चढ़ा दी कि पंचकुला दंगे के पीछे जस्टिस सूर्यकांत का बहुत बड़ा हाथ है, और जस्टिस के सरों और एक जस्टिस अवनीश झिंगन, ये 3 जस्टिस थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो जस्टिस सूर्यकांत का है।
अब हमें क्या लगता था, भी हमें सिर्फ 42 मौत है, लेकिन जो आदमी 30 लाख लोगों की लाशों पे पैर रख के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसके लिए सात संगत के 42 लोग मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि सच कभी ना कभी सामने आएगा और किसी ना किसी रूप में आएगा। अगर कोई मतलब हमारी जैसे सच्चे सौदे की सात संगत है, जो संगत जिनको अपने आप को क्लेम करते हैं मेजॉरिटी, अगर वो डर के दुबक के यूपी वाले के पीछे पागल होके या हनीप्रीत की गुलामी करके या पैसों के लिए, पैसों के लालच में अपने बच्चों की मौत को भूल गए, अपने परिजनों की मौत का सौदा कर बैठे, या भूल गए उन्हें भी उन हमारे लोग कैसे मारे गए थे पंचकुला में, या जो लोग गए जिनको गोलियां लगी, जिनको चोटें लगी, जिनको पीटा गया, जो जेल गए, अगर वो आज ये मटर पनीर की स्वाद में या गुलगुलों के, जलेबियों के, जो भी प्रसाद दिया जाता है ये उसके स्वाद के अंदर, अगर वो सब भूल गए कि ये सब किसने किया, क्यों किया, तो अब ऐसे लोगों को हम कैसे स्वाभिमानी कहें, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सच तो सामने आ रहा है। वो ज़रूरी नहीं है बेशक से बलविंदर सिंह सेखों जो भी ये डीएसपी है, ये डेरा के पक्ष में नहीं बोलता है, ये डेरा के खिलाफ बोलता है। लेकिन क्या है कि पिताजी ने यही बात बोली थी, भी उसका कोई भरोसा नहीं, वो पत्थर मारने वालों को ही सब कुछ दे दे। ये लोग तो पत्थर मारने वाले हैं, लेकिन क्या है कि जो ये काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में हजूर पिताजी की सच्चाई भी लोगों के सामने लेकर आएगा एक दिन। और ये चीज़ है, अभी साथ संगत करे या ना करे, लेकिन मजाक तो हाई कोर्ट का भी बन गया, मजाक अकाली दल का भी बन गया, मजाक उस जस्टिस सूर्यकांत का भी बन रहा है, मजाक हरियाणा सरकार का भी बन रहा है, और मजाक मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट तो अपने आप में है ही एक मजाक, तो उनके साथ तो भगवान ने ही मजाक करके भेजा है उन्हें। तो खैर ये सब का मजाक बन रहा है। लेकिन क्या है कि जब चिकने घड़े हैं, ढीठ हैं, जब आप क्या कर सकते हैं, जब उनके सरकारी जो मालिक हैं वही ढीठ हो जाए तो नीचे भी। पर क्या है कि दुनिया ये चीज़ समझ रही है और इनकी ज़िंदगी एक मजाक बनती जा रही है। इस चीज़ों को आपको समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भी अपनी तरफ से, आप कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट रखें जिससे आप कल को अपने आप को जवाब दे सकें। क्योंकि आप खुद को खुद बैठ के कभी खुद से पूछिए, सोचिए भी कल को आपको आईने में अपना ही चेहरा देखना है या आपके बच्चे आपका चेहरा देखेंगे, या बच्चे कभी बताते हैं ना कि मेरे पापा ने ये किया, मेरे मम्मी ने ये किया, मेरे दादाजी ऐसे करते थे। उदाहरण के तौर पे किसी के घर में कोई पुलिस वाला शहीद हुआ हो या किसी का सैनिक शहीद हुआ हो, बड़े शौक से बताते हैं बच्चे कि मेरे दादाजी, मेरे पापा, हमारे ताया जी फ्रीडम फाइटर थे, या फिर शहीद हो गए देश में, फ़ौज में, आर्मी में, फलानी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। क्या ये प्राउड्स होता है, भी प्राउड है, गर्व करने की बात होती है, और ये चीज़ लाइफ में कॉन्फिडेंस देती है। अब जो ये दबे कुचली आवाज़ में डर के दुबक के बैठ गए, तो क्या है कि दुनिया बोल रही है तो आप बोलो भी क्या गलत हुआ पंचकुला में, किसने किया। ओपन है, देखो कैमरे पे मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्ट के रिकॉर्ड पे दी है ये चीज़ कि जस्टिस सूर्यकांत पंचकुला दंगे के अंदर जिम्मेदार है, और ये जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बात मैं खुद बोल कर आया था। तो उन्होंने मेरे को पूछा अभी आप इतने बड़ा आरोप एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा भी जो है सो है, भी सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भगवान नहीं है जो गलती नहीं कर सकता। तो खैर गलती कोई भी करे, आपको गलत को गलत बोलना चाहिए, और गलत तब जब वो आम निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा के कोई आदमी जज बन के बैठ जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, और कल को चीफ जस्टिस बन जाए, तो ऐसा आदमी देश के लोगों को मरवा सकता है, देश को न्याय नहीं, किसी को न्याय नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आप समझें। इसके अलावा हजूर पिताजी से लेके जो भी हजूर पिताजी को लेकर जो सवाल होते हैं, हजूर पिताजी के बारे में जितनी जानकारी मिलती है हम आपको बता देते हैं। हालांकि जानकारी ऐसा नहीं कि हम दावा करें उस जानकारी का, पर जानकारी के मुताबिक यही है कि हजूर पिताजी जहाँ भी हैं, जिन भी हालात में हैं, वो स्वस्थ हैं काफ़ी हद तक, लेकिन पूर्णतः नहीं। और इसके अलावा वो खुश हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो कह सकते हैं पड़ताड़ झेल रहे हैं, जैसे भी जितनी जानकारी हमारे पास है भी, जो हम लगता है भी सही हो सकती है पर दावा नहीं कर सकते। पर यह है कि इस जो यूपी वाले षड्यंत्र को हमें कुछ और लोगों ने समझाने की कोशिश की है, और वो ये कि जो हजूर पिताजी हैं वो मतलब ये एक तरीके से ऑफिशियली ऑन पेपर एडम ब्लॉक के खाते में हजूर पिताजी को
मरा हुआ घोषित करना चाहते हैं, इसलिए ये यूपी वाले को तरीके से किसी वारदात में फंसा के मारना चाहते हैं। और क्योंकि उसके बाद कुछ भड़के ना और पब्लिक को लगे ये सही हुआ, इसलिए ये यूपी वाला हर तरीके से पिताजी की इमेज को डाउन करने का पूरी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इसका 2-3 वीडियोस जो आए हैं, हालांकि बात करना नाम चर्चा में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई है कि आपको समझनी चाहिए। इसके जो 2-3 वीडियोस हाल ही में आए हैं, तो आपने देखा हो कि इसने चेस्ट की, आप इसकी गौर से, जिसको जो लोग जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं एक्चुअल में, हालांकि इस यूपी वाले के चेले भी हैं कुछ जो बॉडी बिल्डर हैं, जो पिछली बार बड़ी धमकियां दे रहे थे, तो जो एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट का मसल जो है वो गेन करता है, ये चेस्ट का मसल, और आपको अलग पता चल जाएगा अभी जिम करने वाले लोगों में चेस्ट का मसल गेन करता है। और जब वो मसल गेन करता है उसका एक अलग मतलब पता चलता है भी ये मसल गेन हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बेतुका अभी यहाँ से अलग निकल जाएगा, मसल यहाँ से अलग निकल जाएगा, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से गेन करता है। हाँ, बस ये किसी की लोअर चेस्ट की शेप बढ़िया आती है, किसी की अपर चेस्ट की बढ़िया, कोई प्रॉपर प्रोफेशनल है वो पूरी चेस्ट की शेप बढ़िया आती है। तो पिताजी की चेस्ट तो ऑलरेडी गेन थी, लेकिन इस व्यक्ति जो है इसकी चेस्ट ना जो गेन नहीं है, तो ये चेस्ट के ऊपर एक कपड़ा बांधा हुआ है इसने। आज ही एक वीडियो आया इसका जॉगिंग करते का, वो स्लो मोशन में भी दिखा रहा है। तो क्या जब आप देखेंगे वो चेस्ट बाउंस कर रहा है, वो चेस्ट का, क्योंकि इसने कपड़ा बांधा हुआ है एक ऊपर अपनी छाती के, उसके ऊपर कुर्ता पहना हुआ है, ये दिखाने के लिए भी चेस्ट गेन हुआ है। एक्चुअली वो चेस्ट गेन नहीं हुआ। जब चेस्ट गेन होता है तो ये वाला जो मसल है मिडल चेस्ट का, ये ज़्यादा गेन होता है, ऊपर का जो चेस्ट का मसल है वो उतना गेन नहीं होता। इसलिए जब आदमी रनिंग करेगा तो चेस्ट का मसल अगर हिलेगा तो ऐसे बाउंस नहीं करेगा पूरा, क्योंकि वो कोई टिश्यू ग्रोथ नहीं है, वो मसल है, और मसल का अलग अलग जगह से वो ग्रोथ हुआ है। यहाँ से मसल कम ग्रो होएगा, थोड़ा नीचे जाओगे ये मसल ज़्यादा, यहाँ मसल ज़्यादा ग्रो करेगा इस साइड मिडल चेस्ट का। लोअर चेस्ट में कई बार थोड़ा फैट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसका जो है लोअर चेस्ट का फैट नहीं है, ये इसने कपड़ा बांधा हुआ है, इसलिए वो पूरी चेस्ट बाउंस कर रही है। तो हालांकि ये चीज़ें लेडीज़ में ज़्यादा दिखती है, गायनेकोमेस्ट्रिया नहीं है, इसने कपड़ा बांधा हुआ है, क्योंकि ये एक मार्फेनिस्टिक है एक मेडिकल की भाषा में। तो इसका शरीर बहुत दुबला पतला है, कमज़ोर है, इसलिए खुले खुले कुर्ते पहनता है, जबकि इसका शरीर नॉर्मल से कमज़ोर है। और हालांकि इसके बारे में कुछ नई जानकारियां हमें मिली हैं भी, ये व्यक्ति कौन है, तो अभी हमारी पुष्टि नहीं हुई है, पर हमें किसी ने जानकारी दी है भी एक्चुअल में ये व्यक्ति कौन है, तो हम उसकी पड़ताल अभी कर रहे हैं भी, अगर कन्फर्म कर ले भी ये व्यक्ति कौन है। और हमें ये भी जानकारी मिली है भी ये व्यक्ति एक तलाकशुदा आदमी है, और व्यभिचारी भी है शायद काफ़ी हद तक। तो बाकी इसकी पूरी जानकारी जैसे निकल आएगी भी कौन है इस चेहरे के पीछे, अगर कंफर्म होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहले कई लोगों का नाम उछल के आया, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई। अब फिलहाल किसी ने नई जानकारी दी है भी इस व्यक्ति के चेहरे के पीछे कौन है, और देखते हैं अगर वो जानकारी सही मिलती है तो आपको इसका नाम भी बताएंगे भी ये कौन है। तो आखिरी 10 मिनट हमारे पास रहते हैं सुमन करने के, तो नाम चर्चा के आखिरी 10 मिनट में हमने सुमन करना है, और सुमन से पहले अरदास बोली जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी 10 मिनट का स्मरण करना है, तो स्क्रीन पे मैं आपको हजूर पिताजी का तस्वीर लगा देता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो नाम चर्चा की कार्रवाई समाप्त होती है जी। तो आप जो भी लोग नाम चर्चा से जुड़े हैं और भजन वाणी सुनी है, आप सबने अपने विचार भी रखे हैं और कमेंट्स भी भेजे हैं, सबने नारा लगाया, तो आप सबका नाम चर्चा में पधारने का, नाम चर्चा में जुड़ने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, धन्यवाद करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो नाम चर्चा की कार्रवाई ख़त्म होती है। अगली बार जो भी जानकारी होगी बाकी लाइव में आपको बता दी जाएगी। और कुछ जानकारी इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो कई लोग हैं जो ये कैलाश पर्वत को लेके या सब को लेके मनमुख है, पाखंडी हैं या कहीं भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये लेके तरीके से हजूर पिताजी से जोड़ रहे हैं, जबकि हजूर पिताजी का ऐसा जड़ पूजा में कोई यकीन नहीं था। ये सारा प्रायोजन एक तरह से साध संगत को जड़ पूजा में लगाने का है। तो आप इससे सावधान रहा करें, क्योंकि ये चीज़ें दिखा के आपस में द्वेष पैदा करना, समाज में नफरत परोसना कोई नई बात नहीं है। तो आप इस सबसे बच के रहें जी। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।